हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हमारे साथ है अजिंक्य दगड़ू, जो जिन्होंने पुणे एस इंजीनियरिंग एकेडमी पुणे में वीकेंड बैच के लिए एनरोल किया था। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो हमारे एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो जब कोई स्टूडेंट इतनी अच्छी रैंक लाता है तो खुशी तो ऑब्वियसली होनी है। तो अजिंक्य दगड़ू ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में रैंक 16 हासिल की है, जो काफी अच्छी रैंक होती है। तो सबसे पहले मैं अजिंक्य को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अजिंक्य, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे थैंक यू फील हो सर। रहा है? फील अच्छा हो रहा है सर। तो बताइए आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, बट रिसेंटली शिफ्टेड इन गुजरात, गांधीनगर. सो आई कंप्लीट माय बीटेक इन 2017. उसके बाद मैंने गेट दिया था 17 में, लेकिन रैंक इतना अच्छा नहीं था मेरा. एस का वीकेंड बैच का स्टूडेंट हूँ मैं. हम्म, तो मुझे प्लेसमेंट लग गया था, तो वहाँ वेरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड बोल के कंपनी है, ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो हम्म, वहाँ ज्वाइन कर दिया मैं, और 6 महीने के आसपास काम किया. उसके बाद फिर से लगने लगा कि नहीं, इतना पढ़ाई तो हो चुका है, तो आगे भी ट्राई करेंगे. और तब से मेरा एम तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि करेंगे तो ईएससी करेंगे, नहीं तो प्राइवेट में जॉब अच्छा है अपना. फिर डिसाइड कर लिया कि ईएससी करना है, तो ईएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी. 18 में नहीं दिया था मैंने अटेम्प्ट, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया मैं. तो हम्म, फिर 19 में पहला अटेम्प्ट दिया मैंने. फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे प्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 229 करीब. प्री का वो सबसे हार्ड पेपर था, तब भी अच्छे थे. लेकिन मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, और टेस्ट सीरीज भी मैं एस के पूरे अच्छे से नहीं लिख पाया था. तो मुझे पहले ही पता था कि मतलब होगा तो नहीं, अगला और अटेम्प्ट देना पड़ेगा. फिर मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया 2020 का, और प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर कर दिए, और रैंक 16 आया है. तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अजिंक्य ने अपना बैचलर्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से किया है। और अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो ईएससी 2020 में जो रैंक 1 है वो भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से ही है, और उन्होंने भी वीकेंड बैच ही ज्वाइन किया था पुणे का। हम्म. और हमारे साथ अजिंक्य है, जिन्होंने भी वीकेंड बैच या ना ज्वाइन किया था। और दूसरे रैंकर्स भी है जो वीकेंड बैच से ही बिलोंग करते हैं, और सारे के सारे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से है। सो आप इस साल ऐसा बोल सकते हो कि आपने देखा कि गेट में भी बहुत अच्छे रैंक आई है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा अजिंक्य को कि आपका एस का एक्सपीरियंस कैसे था। मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लास करो कॉलेज में, फिर सैटरडे आफ्टरनून आओ, फिर संडे के दिन फुल टाइम करो, फैकल्टी शेड्यूल ट्रैवल करके आती थी आपको पढ़ाने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था सर. हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल से एस मतलब काफी नजदीक है, लेकिन पैदल आना पड़ता था. और धूप में भी आते थे हम. और कभी कभी एस तो क्लास अपना ऐसा है कि जब टीचर सिखाने लगते हैं तो क्लास एक्सटेंड हो ही जाता है, तो हम्म, वो भी एडजस्ट करना पड़ता है. और आपने तो हमें एसटी सिखाया था, तो टीचर क्लास है एस में. और द वे ऑफ टीचिंग अट्रैक्ट्स दी स्टूडेंट्स, ऐसा है. तो हम आते थे, बैठते थे, प्रैक्टिस भी करते थे. तो एक रूटीन सा हो गया था, बाद में कुछ दिक्कत नहीं आती थी. फिर लेकिन प्रोजेक्ट जब से चालू हुआ, प्रोजेक्ट के टीचर ने जब स्ट्रिक्ट किया हमें, तब मैंने 2 दिन क्लासेस बंक किए. हम्म, लेकिन वो भी बाकी नोट्स, दोस्तों के नोट्स लेके कॉपी करके वो किया, कॉप अप कर दिया. तो इसकी वजह से, लेकिन हम ज्वाइन करना चाहते थे कि रेगुलर बैच, लेकिन वो हो नहीं पाता है लास्ट ईयर में. हम्म। और हमने काफी लेट डिसाइड किया कि करना है कुछ ईएससी आर गेट. थर्ड ईयर में डिसाइड करते, सेकेंड ईयर में करते, तो लास्ट ईयर के बाद 1 साल के बाद हो ही जाता है. तो अभी लेट हुआ है. तो आपने मतलब कौन कौन से सोर्सेस यूज किए, आपने क्या पढ़े, मतलब क्लासरूम नोट्स, प्रीवियस आईएएस पेपर, क्या क्या यस. यूज किए? प्रीलिम्स के लिए तो मैंने जो एज का बुकलेट आता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व एमसीक्यूज, हम्म, प्री के लिए, वो दोनों पूरे लगाए थे. 2-4 बार, मतलब काफी, तो वो रट ही लिया था. और मैंने एज का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाया था, ईएससी का और गेट का, दोनों का. हम्म, वो भी काफी बेनिफिशियल था, क्योंकि जनरल स्टडीज का पोर्शन वहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं. तो वो एरिया में वो मुझे बेनिफिट मिला है. हम्म, और मेंस के लिए जब हम दिल्ली गए थे, सारे दोस्त मिलकर, तो दिल्ली में आपके टेस्ट सीरीज लगाए थे मेंस के. हम्म, वो बहुत ही बेनिफिशियल है. और इंटरव्यू गाइडेंस में भी बहुत हेल्प मिली. 3 मॉक इंटरव्यू दिए मैंने टोटल हम्म, इसके. तो हम्म, मतलब इट्स, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट कि एस इंजीनियरिंग जैसे इंस्टीट्यूट मुझे को हेल्प करती है. और वन वन गुड पॉइंट इज कि
हर स्टेज में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही जाता है। मतलब प्री अगर क्वालिफाई किए तो मेंस के बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और मेंस अगर कर लिए तो इंटरव्यू भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर देते हैं। और क्वालिटी तो 101% सही है इसका, मटेरियल का भी। मैंने भी मटेरियल लगाए थे, पूरे नहीं लगाए, लेकिन जो लगाए वो अच्छे से लगाए थे। अच्छा, तो फिर मतलब जब आपने वीकेंड बैच अटेंड किया तो उसके बाद आपको थोड़ा टेक्निकल में कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस अब यस, कुछ टेक्निकल में बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, राइट? हम्म फिर उसके बाद में जब आपने सोचा कि अभी चलो ईएस की तैयारी करते हैं, हम्म। तो जैसे कि रिकॉर्ड होता है कि ईएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है सर। थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है और कौन से क्वेश्चन हाँ, अटेम्प्ट करे। कौन से छोड़ने वो भी इम्पोर्टेंट है, तो अटेम्प्ट के अलावा। लेकिन टेस्ट सीरीज की वजह से हेल्प मिल जाता है सर, कि कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। और प्रैक्टिस इतना कर लेता है इसकी, फिर फाइनल पेपर में कुछ दिक्कत नहीं आती। फिर आपने जो एडिशनल जो टॉपिक्स थे उस पे कैसे फोकस किया था? क्योंकि एडिश जो एडिश थर्मोडायनेमिक्स प्रोडक्शन होता है ये तो हमें बाय डिफॉल्ट अच्छा ही लगता है, लेकिन जो एडिशनल हुआ रिन्यूएबल मेकाट्रॉनिक्स, इसके लिए क्या आपने रिन्यूएबल के मेंस के जो बुकलेट है, मेंस के लिए तो बुकलेट ही फॉलो किए थे। जो बुकलेट में सोर्सेस है वो दिया वहाँ, वो तो पूरा पढ़ लिया। लेकिन जो प्रीलिम्स में है, तो प्रीलिम्स में मैंने रोबोटिक्स के लिए बीएच खान का, नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बीएच खान का बुक, रोबोटिक्स के लिए मित्तल का बुक, तो वहां से भी पढ़ लिए थे, क्योंकि वो जरूरी है फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। स्टैंडर्ड बुक अपन एक बार तो भी पढ़ना जरूरी है, पूरा नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन कुछ टॉपिक्स तो पढ़नी चाहिए। तो अच्छा। वैसे कर लिया था। और हर एक के नोट्स भी बनाए थे, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है गेट से, उसके, क्योंकि गेट का तो नोट्स तो शॉर्ट नोट्स वैसे ही मिल जाता है, ईएस का मिलना तो काफी मुश्किल है। तो ईएस के लिए स्पेशली बनाए थे। और जनरल स्टडीज का मैंने नोट्स तो जो मटेरियल अवेलेबल है उससे, प्लस जो टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन आते हैं वो ऐड कर करके ऐसे नोट्स बनाए थे, वो भी यूजफुल हो गए थे बाद में। तो ओवरऑल मतलब आपने मतलब एस ने आपको बहुत हेल्प किया है ओवरऑल यस सर, यस कॉन्ट्रीब्यूशन सर। का। बहुत मतलब इंटरव्यू गाइडेंस तक प्रोग्राम तक हम आपके साथ रहते हैं, यस यस, इंट्रो प्रीलिम्स करना सर। मेंस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो आपने जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड किया होगा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सर वहाँ तो मुझे डांट मिली थी कि ऐसा परफॉर्म करोगे तो कैसे होगा। पर लेकिन मैंने काफी इम्प्रूव किया। मतलब मेरे लैंग्वेज और बॉडी स्टाइल की वजह से मुझे डांट मिली थी कि तुम ऐसे कैसे कपड़े पहन के आ गए, तो ब्लेजर वगैरह पहनना चाहिए। तो ऐसे जो नॉन टेक्निकल पोर्शंस और जो एस्थेटिक लुक, वो भी बताए थे उन्होंने कि ऐसा परफॉर्म करो तभी होगा, नहीं तो मुश्किल है। तो काफी एक आइडिया मिल जाता है रफ की इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। क्योंकि दिमाग में हम बार के इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो दिमाग में वही चलता है कि बार जैसा टफ होगा, डेप्थ में पूछेंगे। लेकिन ये से एज ए डेप्थ नहीं पूछता है, एज अ पर्सन क्या जानना चाहते हैं वो, इसके ऊपर बेस्ड है इंटरव्यू पूरा। तो काफी हेल्प मिली है इंटरव्यू में। तो अब मार्क्स भी आ जाएंगे तो समझ में आएगा कितने मार्क्स मिले। वो कौन सा ऐसा मोमेंट था कि आपको ऐसे रियलाइज हुआ कि मेरा ईएससी होगा, इस बार अच्छे से होगा? एक पॉइंट होता है ना लाइफ में, किसी टेस्ट सीरीज यस में यस अच्छे सर। मार्क आ गए या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ऐसा कौन सा मोमेंट था? सर ऐसा, जब मैंने एक्चुअल में इस साल 2019 और 2019 में भी दिया था, 20 में भी दिया था। 19 में मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था तो मेरे ऑन एन एवरेज मार्क 300 में से 150 तक, 170 तक ही पहुंच पाते थे, ज्यादा तो मार्क मिलते ही नहीं थे मुझे। लेकिन इस साल जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, पहला टेस्ट सीरीज आपका लगा एस एकेडमी का, तो मार्क्स मेरे करीबन 200 के अबो आए पहले में। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। और बाद में तो कोविड आ गया तो लॉकडाउन लग गया था, तो टाइम भी मिला को बहुत, तो उसका भी बहुत सारा फायदा उठाया। तो मतलब तो आपने कोविड को एकदम यस यस पॉजिटिव यस, एकदम, आपदा को अवसर ही बना लिया। मतलब ऐसा नहीं है, डर नहीं गए कि डर नहीं, डर नहीं, घर में बैठने का, खाना तो मिलता ही है, पढ़ाई की बस, बाकी कुछ शेड्यूल में यही था, घर में बैठो पढ़ो। और लास्ट के एक मंथ तो फुल टेस्ट लगाना, दो दो टेस्ट लगाता था मैं, 1200 मार्क का पेपर लिखता था एक दिन में। तो हम्म, इतना आदत हो गया था। अच्छा। और जब आप मेंस में गए तो हम्म। आपका पेपर वन पेपर टू का कैसा परफॉर्मेंस रहा, कौन सा अच्छा पेपर वन, सर पेपर वन आता था बहुत, लेकिन लिख नहीं पाया उतना पेपर वन को। हम्म, फिर भी मार्क्स पेपर वन में 190 के अराउंड मिल जाएंगे। हम्म, और पेपर टू काफी ट्रिकी था, लेकिन वो मुझे पेपर टू, हर बार की तरह पेपर टू ही मुझे मतलब मार्क स्कोरिंग लग रहा है। तो इस बार भी वही होगा।
तो पेपर 2 में 200 के अराउंड आएंगे, करीबन 400 मार्क्स मिलेंगे 600 में से। जैसे कि मतलब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए की तरफ जाते हैं, यस यस, फॉरेन बहुत पढ़ने जाते हैं। जाते हैं, ये बहुत क्रेज है मतलब। यस। तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं था, किसी ने इंस्पायर नहीं किया कि तू क्या कर रहा है, चलो बाहर एमबीए करो, इंडिया के बाहर जाओ? नहीं नहीं सर, नहीं, पहले से ही तय था। घर में पापा गवर्नमेंट ऑफिसर है, दीदी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है, जीजा जी भी गवर्नमेंट में, तो सारे गवर्नमेंट में, तो मैं भी गवर्नमेंट में जाऊँ, ऐसा पहले से ही था। लेकिन इतना रियलाइज नहीं हुआ, बाद में जब प्राइवेट ज्वाइन किया तब रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जाना है तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना ही है। तो फिर एमबीए वगैरह का कुछ दिमाग में पहले ही नहीं था, और बाद में तो क्लियर हो गया नहीं नहीं करना। तो आपको टेक्निकल पसंद था इसलिए इंजीनियरिंग सर्विस में आए, या आपको सिविल्स करना नहीं था मतलब? सर नहीं सर, एक्चुअली अभी रिग्रेट है कि 3-4 साल होने के बाद हम टेक्निकल में सक्सेस हासिल किए और आईएएस बने, लेकिन तभी चालू करता था सिविल तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था अब तक। तो और अभी ट्राई करूंगा मैं सिविल्स के लिए, फिक्स। अभी इस साल का पेपर दूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा। पढ़ाई भी चालू है, तो दे ही देंगे। और व्हाट अबाउट योर स्टेट सर्विस कमीशन, एमपीएससी एंड ऑल दैट? नो सर, वो निकलता ही नहीं वैकेंसी, 2014 में पहली बार निकला था। अभी आरटीओ का एग्जाम भी दिया है मैंने एमबीआई का, वो भी निकल जाएगा, लेकिन अब कुछ जरूरत नहीं है। मैंने बीच में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ट्राई किया था, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा था कि 2 बार बार का एग्जाम मतलब एग्जाम पास किया, लेकिन इंटरव्यू फेल हो गया था ना। और एसएसबी इंटरव्यू भी दिए थे मैंने, एयरफोर्स के एफकेट के 2 बार, तो उसमें से भी आउट हुआ था। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं बोल रहा था कि एसएससी दे देंगे और निकालेंगे। तो एसएससी 2018 का पेपर मेरा निकला है, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जूनियर इंजीनियर पोस्ट भी मिली है, तो एक बूस्ट मिलता है। तो उस बूस्ट के चक्कर में मैंने वो पेपर निकाल लिया, और फिर अभी तो बूस्ट मिला ही है। ईएससी निकला है। आपका मतलब एस इंजीनियरिंग एकेडमी पुणे में जो वीकेंड था, आप जब आप ऐसे कॉलेज में हो कि वहां पे बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, और यस, बहुत लोग सेल्फ स्टडी भी करते ही है, बहुत करते हैं। बहुत बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों की रैंक भी अच्छे से आती है। हम्म। आपको क्या लगा कि मैं कोचिंग लेना चाहिए, मतलब एक डिसीजन होता है कि मैं कोचिंग लूंगा, उसके बाद में आपको लेने के बाद आपके डिसीजन पे आपको कैसे लगा कि मैंने अच्छा किया कि कोचिंग लगा लिया? तो मतलब आपको क्या एक चीज थी कि आपने कोचिंग लगाया और उसके बाद आपको क्या फायदा हुआ? सर कोचिंग का एक ही बेनिफिट है कि जो सिलेबस पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, ये पता चलता है। मतलब सिलेबस डिफाइंड हो जाता है, और उससे जो एक पाथ दिखाता है कोचिंग कि इस पाथ पे चलना है, ज्यादा भटकना नहीं है। वो पाथ तो पहले मुझे एस ने दिखाया, तो उसी रास्ते पे चले हम, और अभी तक यहाँ तक पहुंच गए। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, जो एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी करता है, अगर उसको पाथ ही नहीं पता कि कौन से पाथ से जाना है, तो वो भटक जाएगा ना। तो इसकी वजह से मुझे बेनिफिशियल लगा कि मैंने एस एकेडमी ज्वाइन किया। और आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने लगाए थे, मतलब आपने आईएएस के पेपर या सिविल कौन से यस पेपर यस थे? सर, फॉर प्री के लिए तो मैंने बुकलेट तो पूरा ही लगाया था इसका। मेंस के लिए मैंने आईएएस, आईएएस और आईएफएस तीनों के पिछले 5-6 साल के पेपर लगाए थे। आईएफएस के लगाए नहीं थे, लेकिन देख तो लिए थे कि क्या पूछ रहे हैं, कैसा पूछ रहे हैं। तो और बुकलेट भी आते एस का, आईएएस का, तो वो तो 2-3 बार पहले लगाया, और उसके बाद मैं वर्कबुक की तरफ शिफ्ट हुआ एस की। और इसके वर्बों का रोबोट्स के लिए, रिन्यूएबल के लिए दोनों के लिए लगाए थे। बाकी सिर्फ देख लिया था, मशीन डिजाइन का भी लगाया था मैंने पूरा। अच्छा, आपका इंटरव्यू के अंदर टेक्निकल कितना पूछा गया मतलब? सर इंटरव्यू के अंदर टेक्निकल 70% टेक्निकल, 30% नॉन टेक्निकल, ऐसा ही था। और जो टेक्निकल पूछा है वो हॉबीज के रिलेटेड में पूछा है। मैंने हॉबी बताया था कि मेरा कुकिंग इज माय हॉबी, तो वो क्वेश्चन मार्क कर ली कि कुकिंग कैसा है भाई, तुम लड़कियों का काम कैसे करते हो। मैं बताया नहीं है, पहले से हॉबी है। तो फिर पूछने लगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या एप्लीकेशन है कुकिंग में, तो वो बताओ। तो बताते बताते फिर वो प्रोडक्शन में आए, प्रोडक्शन से फिर सॉम में गए। प्रेशर वेसल भी कुकिंग का ही है ना पार्ट, हाँ हाँ। अपना गैस सिलेंडर एलपीजी। तो वहाँ कौन सी वेल्डिंग होती है, रोड साइड वेल्डिंग क्या है, ऐसा टेक्निकल में गए। और फिर बाद में पूछने लगे कि वर्क एक्सपीरियंस था भी मेरे पास, तो उसके रिगार्डिंग भी पूछने लगे कि तुमने एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग तुमने किया क्या है कंपनी के लिए, कौन से प्रोजेक्ट में काम किया। तो उसके रिलेटेड पूछने लगे फिर। लेकिन 30% जो भी पूछा नॉन टेक्निकल का, वो भी इन डेप्थ ही पूछा। पहले चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया था, तो नाम से कि तुम्हारा नाम अजय है, तो उसका मीनिंग क्या है।
तो मेडिटेशन भी कर लेते हो, तो मेडिटेशन मतलब क्या अच्छा है, पॉजिटिव क्या गेन किया है उससे अभी तक? ऐसा नॉन टेक्निकल में सर ने थोड़ा खींचा, लेकिन आंसर दे दिया अच्छे से। हम्म। तो आप इंजीनियरिंग में जब क्लास में बैठते थे, आप जब सीओपी में बैठते थे, तो आप एक बहुत मेरिटियस स्टूडेंट थे या एक मतलब आप टॉपर क्लास के थे या नहीं आप एक नहीं सर, नहीं नॉर्मल थे? टॉपर का बिल्कुल नहीं था सर। मेरा पॉइंटर कुछ 8.06 है। तो हम्म। वो भी बहुत घिस घिस के लाया है मैंने। तो ऐसा टॉपर तो नहीं था सर। अच्छा आई वांट एन मतलब एवरेज एवरेज स्टूडेंट सर। अच्छा एवरेज स्टूडेंट थे जिसने एक सपना देखा था कि मुझे ईएस हाँ, करना पड़ेगा। करना है। और ईएस लिखने के लिए बहुत सालों का पेशेंस लगता है, ऐसा नहीं होता है कि दो यस सर, पेज यस। हो गया। बिल्कुल, बहुत तो सालों का लगता है। तो मतलब आप डेली पढ़ते थे कि मतलब बीच में ब्रेक लेते थे या रिवाइज करते थे या क्या करते थे, आपका शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल सर, जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट फुल फोकस से दिया था, तब मेरा तो पहले प्री निकालना, प्री और मेंस दोनों मैंने साथ साथ किया था फिर सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मुझे पता था कि प्री तो निकल ही जाएगा, लेकिन मेंस में हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और सटीक से आंसर लाना है विद एक्यूरेसी। तो हम्म। मैं तब से थोड़ा थोड़ा मेंस का भी प्रैक्टिस चालू रखा था। और शेड्यूल ऐसा था कि पहले तो पहले अटेम्प्ट में जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे वो तो रिवाइज कर लेता था मैं। फर्स्ट एक एक महीने में 4 वीक रहते, तो मैंने टोटल 8 सब्जेक्ट वो मंथ में होनी चाहिए। तो 8 तो नहीं होते थे, लेकिन 6 तो हो जाते थे। हर वीक का शेड्यूल अलग से बनाता था कि एक दिन में हमें 2 सब्जेक्ट लेना है, 2 में से इतने इतने चैप्टर करने हैं। तो ऐसा वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर, और फिर थोड़ा अगर डेप्थ में जाना है तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख के पढ़ लेता था मैं। और मेरी एक खास बात थी कि जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था, तो समझो 500 मार्क का अपना फुल लेंथ टेस्ट है जो मैं ऑनलाइन देने वाला हूँ। तो वो 3 घंटा वो 500 मार्क का टेस्ट सीरीज अगर जितना टाइम है उतना टाइम में कभी फिनिश नहीं करना, उससे एक 10-15 मिनट पहले फिनिश करके सबमिट कर देना, और एक क्वेश्चन को एक ही बार देखना, क्योंकि फाइनल जो एग्जाम है वहाँ पर दोबारा देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। तो राइट। वो था मेरा। और मैंने ऐसे एक दिन में ऐसे 2 पेपर, मतलब पूरा 500 का एक पेपर और दूसरा 500 का एक पेपर, ऐसे 2 पेपर लिखने। और फिर अगले दिन फिर रेस्ट करना। रेस्ट में भी जो डिफरेंट टॉपिक्स हमें हार्ड लगे उसका रिवाइज करना। और फिर 1-2 दिन बाद फिर से टेस्ट देना। ऐसा शेड्यूल था लास्ट 1 मंथ बिफोर द प्री एग्जाम। और मेंस का भी ऐसा ही था, लेकिन मेंस में मैं काफी टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड हो गया था कि टेस्ट सीरीज में कौन से क्वेश्चन नहीं आए वो देखो, वो स्टार करो। मैंने एक्चुअली हर टेस्ट का जो, अभी तो सब ऑनलाइन सबमिट ही करना था पोर्टल में, एस के पोर्टल में। तो जो ये मिलते थे हमें मॉडर्न आंसर, तो उसका प्रिंट निकाल के ऑनलाइन नहीं पढ़ता था मैं, प्रिंट निकाल के फिर पढ़ने का, और फिर वही पर शॉर्ट नोट्स बनाने का। जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है एस में काफी अच्छे डिटेल सॉल्यूशन मिलते थे इनके। तो उसका मैंने नोट्स नहीं बनाया था, लेकिन वहाँ अंडरलाइन करके रख दिए थे। और काफी पाइल अप हो गया था लास्ट में। और लेकिन किया मैंने। फाइनली फाइनली आपको अचीवमेंट मिल गया। यस अब सर, यस। मतलब आपके चेहरे पे जो अभी मुस्कान आ रही है, आप अभी रिलैक्स लग रहे हो, तो यस सर, बहुत अच्छी काफी बात relax है। है। जब आपका इंटरव्यू हो गया था, तब आपको लगा था कि हो जाएगा? हाँ सर, लगा तो था कि मेरा पहला इंटरव्यू, मतलब 19th को इंटरव्यू था मेरा। और मैं फर्स्ट पर्सन था, मेरा 050 से स्टार्ट होता है, तो वो पहले बुलाते हैं उनको। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और काफी 25 मिनट्स था। और मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को मैडम को, सॉरी मैडम आई डोंट नो कहकर बोल दिया था डायरेक्टली, क्योंकि नहीं आता तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो अगर उसके अंदर चले गए तो फिर काफी टाइम भी जाएगा और मोरल भी डाउन होगा मेरा। तो बाकी सही आंसर दे देते सभी। और चेयरपर्सन ज्यादा खुश थे, मतलब इट इज लाइक सेटिस्फाइड विथ माय नॉन टेक्निकल आंसर। तो लगता था कि मतलब होने की चांसेस तो है, लेकिन वैकेंसीज कम है 41। तो डर भी लगता है कि मतलब होगा नहीं होगा। तो मैंने अभी फॉर्म भरने वाला था मैं रिजल्ट के एक दिन पहले, तो दोस्त बोला कि अरे भर मत, तू रुक थोड़ा, बाद में भरेंगे अब। तो भरा नहीं अभी। तो नहीं, अल्टीमेटली आपके पास अपने कॉलेज की भी यादें हैं और एस इंजीनियरिंग यस। एकेडमी पुणे वीकेंड बैच की भी यादें हैं। होप आपको कुछ नए दोस्त भी मिले होंगे वहां पे। काफी यस, यस। हेल्दी डिस्कशन आपका होता होगा, बहुत बहुत। क्योंकि क्या होता है ना, वीकेंड बैच में एक अलग तरह की मस्ती होती है, मतलब वो एजुकेशनल मस्ती होती है। ऐसा नहीं है कि सारी फैकल्टी मतलब अपने तरह से कन्विंस करती है, कि कुछ उनका ह्यूमर मेरा अलग होता है, किसी और फैकल्टी का अलग होता है। तो स्टूडेंट को भी ऐसे मतलब ट्राई किया जाता है कि लंबी क्लासेस फील ना हो, बीच हाँ, में वो तो है।
और होता है सर। कुछ ना कुछ चलते रहता है, मतलब वो चल रियलिटी में रहा थोड़ा है। सा। और क्या होता है ना, हर एक का बात करने का अलग नजरिया, अलग हम्म। ढंग होता है, तो उसमें भी एक फन आता है। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें भी वो वीकेंड बैच अभी भी याद है कि आपने हमें पढ़ाया था, ये फैकल्टी ने पढ़ाया था। तो अभी जो है, अभी मतलब ये तो सारी चीजें हो गई। तो आपको ऐसा क्या लगता है, अगर एस इंजीनियरिंग एकेडमी नहीं होती या वीकेंड बैच नहीं होती, तो ये जो सक्सेस है थोड़ा डिले हो जाता या फिर और मेहनत करनी पड़ती, क्या लगता है आपको? सर मिलता ही नहीं सर, क्योंकि 2022 जो अगला साल है, तो हम्म। उसके लिए तो वैकेंसी कहाँ बची मैकेनिकल के लिए, 215 ओवरऑल सीट है। इस साल नहीं निकलता तो होता ही नहीं मेरा। इस एकेडमी में एक एकेडमी लाइक फाउंडेशन तैयार किया है मेरा। हम्म। वहां पर अब बिल्डिंग थोड़ी बात तो टिकी है। तो नहीं तो बहुत मुश्किल था सर, क्योंकि आपके काफी इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा सीओपी अच्छा है, लेकिन सभी टीचर थोड़ी ना अच्छे होते। कुछ गिने चुने टीचर ही अच्छे होते हैं और उनका ही नाम होता है। और वो भी पढ़ाते तो वो उनका जो कॉलेज का सिलेबस वो अलग है। एग्जाम निकालना वो भी डिफरेंट है। तो कोचिंग तो लगती है एक पाँच छः करने के लिए, और यही बोलूंगा मैं। तो आपके जो जूनियर्स है जो भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, यू आर नाउ, अब आपको जानते हैं, पहले भले ही नहीं यस। जानते होंगे पहले, अभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारे कॉलेज से इतनी इतनी रैंक आई है। तो जो हम्म। जूनियर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऑल ओवर हम्म। इंडिया में भी है, आपके कॉलेज के नहीं, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं बहुत सारे हैं, जो यस। अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, उनको ड्रीम है बनना है, लेकिन उनको लगता है कि मैं तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग में, मेरी कुछ अच्छी रैंक नहीं है, तो मैं जाऊँ या नहीं। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड, मैं यही कहूंगा कि तुम डिसाइड करो तुम्हें कहाँ जाना है, टेक्निकल एग्जाम देने हैं या नॉन टेक्निकल देने हैं। टेक्निकल फिक्स किया है तो टेक्निकल के सुप्रीम जो एग्जाम है अपनी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसी के लिए ही पढ़ो। एक एग्जाम के लिए पढ़ना है, और बाकी सारे जो एग्जाम्स है वो आराम से निकलते जाते हैं। अब मेरा देखो, मेरा एसएससी जेई निकला, मुझे आरसीएफ का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कॉल आया है, वो निकला। और ये आईएएस तो ये तो निकला ही है। तो आईएएस अगर करना है तो, लेकिन पहले जल्दी सोचो, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में ही सोच लो कि क्या करना है, और तभी से प्रिपरेशन करनी चालू करो, क्योंकि वैकेंसीज भी कम होते जा रहे हैं। और तुम्हारी अगर सेकेंड ईयर एंड से स्टार्ट करें तो थर्ड ईयर और लास्ट ईयर 2 ईयर मिलेंगे, और फिर एक साल ट्राई करने के बाद 3 ईयर तो हो ही जाते हैं। थर्ड वो एग्जाम निकल ही जाएगा फिर, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया तो लेट अचीवमेंट मिला। तो ये सिंपल रिलेशन है इसका, बाकी कुछ नहीं। सो अजिंक्य, एस इंजीनियरिंग एकेडमी की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, लाइफ में आपको सिविल्स करना है या जहां पे भी जाना है, ऑलरेडी आप रीच कर चुके हो, लेकिन और हम्म। भी आगे जाना चाहते हो तो हम आपको बधाई देते हैं, आप अपने पोस्ट में आगे बढ़िए। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। होप थैंक यू। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। सो थैंक यू सर। विश यू अ गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।